प्यारे दोस्तों, अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस को अच्छे से समझा होगा और जो भी मैंने पढ़ाया पिछले क्लासेस में उसको अच्छे से रिवीजन किया होगा। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, इलेक्ट्रिक पावर और उसके यूनिट्स, यूजेस ऑफ पावर फार्मूलाज और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीरीज और पैरेलल सर्किट के लिए। और आज के सेशन में हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक मटेरियल्स और कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। तो देर ना करते हुए हम इस सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जितने भी लोग अप्लाइड स्टडी में जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, जितना हो सके शेयर करें। और जो लोग इस अप्लाइड स्टडी में नए जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप कंटिन्यू इलेक्ट्रिकल सेशन को या फिर और भी जो भी एग्जाम्स के जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लोग क्लासेस करना चाहते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और आप आराम से क्लासेस करते रहें। ठीक है, तो चलिए फिर इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक मटेरियल का हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं वो ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला तो एक कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या क्या आ जाते हैं? कंडक्टर में आपका कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ठीक है, ये जो है हम लोग इलेक्ट्रिक मटेरियल में यूज करते हैं। सिल्वर भी होता है लेकिन सिल्वर को हम लोग बेसिकली यूज नहीं करते हैं। तो जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग उसी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कंडक्टर में आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया और आयरन हो गया। इंसुलेटर में ग्लास, माइका, पेपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंडक्टर जो होता है ना दोस्तों, वो कंडक्टर में बहुत स्मॉल, एकदम नेग्लिजिबल हम लोग उसको बोल सकते हैं, उसमें रेजिस्टिविटी मौजूद रहता है। और इंसुलेटर में वेरी हाई रेजिस्टिविटी होता है, जिसके कारण से इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन कंडक्टर में मिनिमम, एकदम स्मॉल, नेग्लिजिबल रेजिस्टिविटी होने के कारण से कंडक्टर में इजीली करंट फ्लो करता है। ठीक, ये बात करी हम लोग कंडक्टर का और इंसुलेटर का। लेकिन अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर जो होता है वो बेसिकली जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन से बना हुआ रहता है या फिर दोनों के मिक्सचर से बना हुआ रहता है। ये सेमीकंडक्टर जो होता है वो ना तो प्रॉपर कंडक्टर होता है और ना ही प्रॉपर इंसुलेटर होता है। ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या हो गया? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का हो गया सेमीकंडक्टर। और कंडक्टर में बहुत मिनिमम नेग्लिजिबल रेजिस्टिविटी होने के कारण से उसमें करंट फ्लो करता है और इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होने के कारण से उसमें करंट फ्लो नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ देखिए बात करते हैं हम लोग। अब कंडक्टर को हम लोग ब्रीफली समझते हैं। अब देखिए पहला जो है, हम लोग कंडक्टर के बारे में ब्रीफली हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कंडक्टर मेटेलिक बॉन्ड से बना हुआ रहता है और कंडक्टर का जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं। उसमें आयंस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और वो बॉन्डिंग बनाए हुए रहते हैं। इसलिए कंडक्टर में जो है, कंडक्टर को हम लोग मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। पॉजिटिव आयंस का और इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्डिंग होता है, इस कारण से हम लोग उस कंडक्टर को हम लोग मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कंडक्टर में दिया हुआ है कि कंडक्टर में जो है हम लोग कंडक्टर को पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में रखते हैं, क्योंकि कंडक्टर में अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी बढ़ता है। ठीक है, और कंडक्टर का रेजिस्टिविटी अगर बढ़ेगा तो उसमें करंट फ्लो करना कम कर देगा। और उसी तरह अगर कंडक्टर में हम लोग टेम्परेचर को घटाते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी भी घट जाएगा और रेजिस्टिविटी घटेगा तो इजीली उसमें करंट फ्लो करना चालू कर देगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर जो बना हुआ रहता है वो कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ रहता है। सेमीकंडक्टर को हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी घटता है और रेजिस्टिविटी घटेगा तो उसमें करंट फ्लो करना, इजीली करंट फ्लो करने लगेगा। और अगर सेमीकंडक्टर का अगर हम लोग टेम्परेचर को घटाते हैं तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर सेमीकंडक्टर को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को एकदम डाउन कर देते
करते हैं, बहुत नेगेटिव में अगर हम लोग टेम्परेचर को ले जाते हैं तो सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेमीकंडक्टर को हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में रख, सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगा, ठीक है। और इसका उल्टा कंडक्टर में होता है। सेमीकंडक्टर का यूज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स बनाने में यूज होते हैं, जैसे क्रिस्टल डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आईसीज हो गया, ये सब चीज बनाने में जो है सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। इतना समझ गए, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंसुलेटर का। इंसुलेटर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ रहता है। कंडक्टर मेटेलिक बॉन्ड से बना हुआ रहता है, सेमीकंडक्टर कोवेलेंट बॉन्ड से, और इंसुलेटर भी कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ रहता है, ठीक है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी एक ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और जो सबसे लास्ट जो ऑर्बिट होता है ना, उसको हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करता रहता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना, लास्ट वाले बैंड से इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के जा सकता है, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो टाइटली लॉक्ड रहता है, अपने आसपास के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स है, उससे बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्डेड रहता है, जिसके कारण से क्या होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाता है अपने ऑर्बिट से, जिसके कारण से करंट फ्लो नहीं करता है। अगर इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लोज नहीं होगा, तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से इंसुलेटर में टाइटली बॉन्ड होने के कारण से करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखिए कि इंसुलेटर भी जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में रखते हैं हम लोग। जैसे सेमीकंडक्टर को हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में रखते हैं, उसी तरह इंसुलेटर को भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में रखते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगा, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसी तरह इंसुलेटर में भी होता है, इंसुलेटर में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी घटेगा, और रेजिस्टिविटी घटेगा तो इजीली उसमें करंट फ्लो करना चालू हो जाएगा। अगर इंसुलेटर में अगर टेम्परेचर को घटाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। इस कारण से नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें दिया हुआ है कि इसलिए इंसुलेटर का यूज जो हम लोग करंट को रोकने में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखिए, लिखा हुआ अ वायर इज कैरिंग करंट, इज इट चार्ज। एक वायर में अगर हम लोग करंट को फ्लो करवा रहे हैं तो क्या वो चार्ज है, तो नहीं, वो चार्ज नहीं है, क्योंकि कंडक्टर में जो चार्ज होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण से करंट फ्लो करता है, और जिसको हम लोग चार्ज भी बोलते हैं, वो चार्ज जो होता है वो नेगलेक्ट होके जीरो हो जाता है। कैसे, तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, जिस कारण से नेट चार्ज जो होता है मेटालिक कंडक्टर में वो जीरो होता है, ठीक है। तो कंडक्टर में क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसके कारण से नेट चार्ज जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो मेटालिक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो चार्ज नहीं है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि ड्रिफ्ट के कारण से फ्लो होता है, ठीक है। तो एक कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्टिंग के कारण से हो रहा है, किसी एक डिफिनिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, जिसके कारण से करंट फ्लो करता है कंडक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या फंडामेंटल डिफरेंस है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में? बोलता है ईएमएफ जो है एक फोर्स है जिसके कारण से करंट फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ईएमएफ जो है किसी भी एक्टिव डिवाइस से सप्लाई हम लोग लेते हैं, ठीक है। लेकिन ईएमएफ के कारण से करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा बोलना ये गलत, ठीक है। ईएमएफ क्या करता है, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, ना कि करंट को फ्लो करवाता है। करंट को फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का हाथ होता है उसमें, ठीक है। तो ईएमएफ जो है, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से करंट फ्लो करता है। अगर कोई भी डिवाइस में करंट फ्लो कर रहा है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से हो रहा है, ना कि ईएमएफ से। ईएमएफ जो है डिवाइस को सप्लाई देने का काम करता है, और सप्लाई हम लोग कहाँ से लेते हैं, बैटरीज वगैरह से लेते हैं। तो फंडामेंटल डिफरेंस समझ में आ गया ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ एक और क्वेश्चन निकल के आया दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ओम्स लॉ ट्रू फॉर ऑल कंडक्टर। बोल रहा है ओम्स लॉ अगर जो है हम लोग कहीं अप्लाई करेंगे तो वो सारे कंडक्टर के लिए है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज ट्रू ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर। ओम्स लॉ केवल मेटालिक कंडक्टर के लिए सही है, जहां पे फिजिकल कंडीशन और उसमें टेम्परेचर चेंज ना हो, उसमें ओम्स लॉ वैलिड है। बाकी और किसी में वैलिड नहीं है, केवल मेटालिक कंडक्टर में वैलिड है।
लेकिन उसमें उसमें भी एक कंडीशन है, मेटालिक कंडक्टर होने के बावजूद भी उसका फिजिकल कंडीशन और उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ उसमें वैलिड होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है व्हाई डज 100 वाट बल्ब गिव मोर लाइट देन अ 60 वाट बल्ब। बोलता है कि 100 वाट बल्ब ज्यादा लाइट क्यों देता है 60 वाट बल्ब से। तो मैं बता दूं आपको कि 100 वाट का जो बल्ब होता है, अगर 100 वाट हम लोग बल्ब अगर मार्केट से खरीद के लेके आए तो हम लोग को जो आउटपुट जो मिलता है, यानी वो जो उसका जो आउटपुट हम लोग को मिल रहा है प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में जो हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, वो मिल रहा है 100 जूल का एनर्जी हम लोग को मिल रहा है। यानी अगर कोई 100 वाट का बल्ब है तो उसमें हम लोग को आउटपुट जो मिलेगा वो 100 जूल पर सेकंड, इतना का एनर्जी हम लोग को हर सेकंड मिलेगा। लेकिन वही 60 वाट का बल्ब अगर हम लोग मार्केट से खरीद के लेके आते हैं तो उसका आउटपुट एनर्जी जो होगा वो 60 जूल पर सेकंड होगा। यानी वो 60 वाट का बल्ब पर सेकंड 60 जूल हम लोग को देगा। तो इससे तो ये समझ में आ गया ना कि जो ज्यादा जूल सप्लाई दे रहा है, जो ज्यादा एनर्जी सप्लाई दे रहा है वो ज्यादा लाइट देगा। तो 100 वाट बल्ब जो है वो 100 जूल दे रहा है और 60 वाट बल्ब जो है वो 60 जूल दे रहा है। तो जो ज्यादा जूल पर सेकंड देगा वो उतना ही ज्यादा लाइट देगा। तो इस कारण से 100 वाट बल्ब जो है वो ज्यादा लाइट देता है 60 वाट बल्ब के कंपैरिजन में। ठीक है, और दूसरी चीज ये बता दूं आपको दोस्तों कि घर में जो भी डिवाइस लगे हुए हैं, घर में जो भी हम लोगों का कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन। तो अगर घर में अगर हम लोग 100 वाट का बल्ब अगर हम लोग लगा रहे हैं और 60 वाट का बल्ब लगा रहे हैं तो 100 वाट का बल्ब जो है वो ज्यादा लाइट देगा। अगर इसी को 100 वाट बल्ब को और 60 वाट बल्ब को अगर हम लोग सीरीज में लगा दें तो 60 वाट का जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा एज कंपेयर टू 100 वाट बल्ब। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर 100 वाट बल्ब अगर 60 वाट बल्ब से ज्यादा ग्लो कर रहा है तो यानी वो डिवाइस जो है वो सर्किट जो है वो पैरेलल सर्किट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पे यहाँ बोल रहा है कि हाउ इज वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में वर्क डन कैसे होता है। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें अगर वर्क डन हो रहा है तो वो कैसे होता है। वर्क डन तभी होगा जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। अगर कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और उसमें जैसे ही हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक डिफिनिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जो गया, जो वर्क डन हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं वर्क डन। ठीक है, जब भी कोई सर्किट में हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं जिसके कारण से करंट फ्लो करता है, यानी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट किया, एक जगह से दूसरे जगह गया, वो काम हुआ, उसको हम लोग वर्क डन कहते हैं। ठीक है, किसी भी सर्किट में। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि नेम द चार्ज कैरी इन। ये जो प्लेटिनम, दूसरा आपका प्राइमरी सेल, तीसरा जर्मेनियम और सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, तो इन सब में चार्ज जो है, कौन सा चार्ज इनमें होता है वो नाम बताना है। तो प्लेटिनम में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और प्राइमरी सेल में जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है, जर्मेनियम में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, तो ये एकदम अच्छे से इसको देख लीजिए। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम में इलेक्ट्रॉन्स के कारण से चार्ज फ्लो होता है, प्लेटिनम में इलेक्ट्रॉन कैरी होता है। ठीक है, और प्राइमरी सेल में आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जर्मेनियम में आपका होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी होता है और सेमीकंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन्स कैरी होता है। ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो किसके कारण से होता है, ये आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स के वजह से केवल, ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव आयंस की वजह से, सी इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस की वजह से, डी न्यूट्रल आइटम्स की वजह से। तो आप लोग बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। तो किसी भी मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक का जो फ्लो होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है। मैंने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था ना कि अगर कोई मेटालिक का कंडक्टर ले लेते हैं, वो मेटालिक कंडक्टर में पहले से इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद रहता है और रैंडमली इधर उधर घूमते रहता है, और जैसे ही हम लोग सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक डिफिनिट डायरेक्शन में अपना रुख मोड़ लेता है और वो उसी डिफिनिट डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर देता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है
वो आपका पॉजिटिव की तरफ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर आएगा, और करंट जो है वो इधर से इधर की ओर जाएगा। करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आता है और इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव की तरफ आता है। ठीक है, तो कोई भी मेटालिक कंडक्टर में करंट जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मौजूदगी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ लिक्विड इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। किसी भी लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से फ्लो करता है वो बताइए। कंडक्टर में हम लोग तो देख लिए, अब लिक्विड में बताइए कि किसके कारण से फ्लो करता है। पॉजिटिव आयंस के वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस की वजह से। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो सही आंसर आपका सी होगा। किसी भी लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? केवल एक नंबर है, या फिर कुछ स्केलर है, कुछ वेक्टर है, या फिर केवल वेक्टर है, या फिर केवल स्केलर है, ये बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वही करंट डेंसिटी जो होता है, करंट डेंसिटी जे, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, करंट डेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, लेकिन करंट जो हो गया वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। ये सब याद रखने वाली चीज है कि आपको ये कम से कम आपको तो याद रखना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग अ गैस इज ड्यू टू। ठीक है, अगर कोई एक डिस्चार्ज ट्यूब है और उसमें पहले से कुछ गैस मौजूद है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा वो किसके कारण से होगा? उस डिस्चार्ज ट्यूब में, और उसमें गैस पहले से मौजूद है, तो अब बताइए कि उस डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा, किस कारण से उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो आपका होगा डी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस की वजह से। समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी बोले या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले, वो किस पे डिपेंड करता है? तो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, उसके लेंथ पे, उसके डायमेंशन पे, या मटेरियल पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी यानी रो जो है वो डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे, इस तरह का मटेरियल है, हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। तो इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि डायमेंशन पे, ना ही लेंथ पे, और ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ हम लोग इस सेशन को और भी आगे लेके जाएंगे, और जो भी इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस है हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम लोग इस सेशन को, इलेक्ट्रिकल के चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, कि जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उनके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और आप इसी तरह कंटिन्यू अप्लाइड स्टडी के साथ पढ़ते रहें। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।